Good morning, everyone. Welcome to Fast Track Batch CA Foundation May 2021, lecture number 13, Principles and Practices of Accounting. आपने लास्ट लेक्चर में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अकाउंटिंग क्वेश्चन अलॉन्ग विद जर्नल, लेजर, टीबी, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ये सारा आपने मेरे पास क्वेश्चन 1 और 2 का कर लिया। बीच में ही हम लोग एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस करी जा रहे थे, जैसे मैंने आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, ये मैंने आपको कल बताए सारे, और साथ में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि जो मेन क्लास हमने पहले कवर की हुई है उसके अंदर जहां फाइनल काउंट्स का चैप्टर है। अब बच्चे कुछ मुझे ऐसे देख रहे हैं, ओहो ये तो होमवर्क था, ये तो करा ही नहीं हमने। करा है कि नहीं करा? कर लो यार, साथ साथ में कर लो प्लीज, पेपर पास आ रहे हैं, साथ साथ में होमवर्क कर ही जाओ। 4 एडजस्टमेंट्स मैंने उसके 2 केस करवा रखे हैं, अपेयरिंग इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, अपेयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, सब बता रखा है, तो प्लीज उसको करिए, आप कर लोगे। अब हम सवाल नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। कुछ टर्म्स भी मैंने आपको पढ़ने के लिए कही थी, 10 टर्म्स आगे, कोई डाउट नहीं आई, पर उसके अंदर अच्छी बात है 10 टर्म्स आगे और पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन 3 कहता बच्चों अकाउंटिंग क्वेश्चन बना दो और फिर जर्नलाइज कर दो, पर बच्चे तेज हो रहे हैं, हम इससे आगे सोच रहे हैं। हम तो जर्नल, लेजर, टीबी, ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट सब सोच के चल रहे हैं, यस और नो, क्योंकि बच्चे आजकल तेज हो रहे हैं, अपने आप को मत समझना, पर टीचर तेज है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट, गगन कमेंस बिजनेस विद कैश और गुड्स। पहले क्वेश्चन में बात करो, कैश बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, उधर से कैपिटल बढ़ी, प्रोसेस भी यही करवाएगी। कैश काउंट डेबिट, स्टॉक काउंट डेबिट या परचेज काउंट डेबिट? स्टॉक यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, पर वैसे विद इन द ईयर हम क्या यूज करते हैं? परचेजेस, यस और नो, टू कैपिटल, चलेगा, कुछ समझाने वाला नहीं है। पॉइंट 2, बिल्डिंग खरीदी हमने जसलीन से बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम SBI। अब पहले तो ये बताओ मुझे, क्या जसलीन की पेमेंट होगी या नहीं हुई होगी? हो गई होगी, क्योंकि लोन लिया है। तो मेरी बुक्स में बताओ, जसलीन का अकाउंट आना चाहिए या SBI लोन अकाउंट आना चाहिए? यानी मेरी बुक्स में एक तो आएगी बिल्डिंग, इक्वेशन की बात करता हूं, 10 लाख की बिल्डिंग आ गई, किस साइड आएगी? एसेट साइड, और उधर से लाइबिलिटी साइड, कैपिटल में कोई फर्क नहीं है क्योंकि एडिशनल कैपिटल नहीं है, ना ड्रॉइंग्स है, ना रेवेन्यू है, ना एक्सपेंस है, यस और नो। पर क्या एक लोन बढ़ गया आपके सिर पे? उस लोन का नाम क्या है? SBI लोन, उसे लाइबिलिटी साइड दिखा दे। यही चीज प्रोसेस भी करवाएगी। बिल्डिंग काउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया, डेबिट हो गया, टू SBI लोन, लाइबिलिटी बढ़ गई। अगर मल्टीपल एंट्रीज से सोचना चाहते हो तो पहले एंट्री करो बिल्डिंग टू जसलीन, जसलीन नाम की लाइबिलिटी बनाओ, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू SBI लोन, लोन आ गया, और फिर जसलीन डेबिट टू बैंक, तो जसलीन जसलीन कैंसिल, बैंक बैंक कैंसिल, नेट बचा बिल्डिंग टू जसलीन। आई होप एंट्री क्लियर होगी। क्या रूल सोच रहे हो सारे बच्चे साथ साथ? 3rd पॉइंट, ब्रुन ब्रुन यानी कि वरुण को गुड्स हमने सेल करे 20,000 के, फॉर 20,000 का मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस है, फॉर 20,000, बेचा 20,000 में। कई बार बोलता है गुड सोल्ड टू वरुण ऑफ ₹20,000, वहां पे भी कई बार हमें सेलिंग प्राइस ही मान के चलना पड़ता है अगर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने का कोई तरीका ना दिया हो। पर वैसे ऑफ वर्ड यूज होता है कॉस्ट प्राइस के लिए, फॉरवर्ड यूज होता है सेलिंग प्राइस के लिए, पर कई जगहों पे ऑफ को भी हमें क्या मान के चलना पड़ता है? सेलिंग प्राइस, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे तो बताऊं, जर्नल वाले क्वेश्चंस में हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती नहीं, पर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में हमें किसकी जरूरत होती है? कॉस्ट प्राइस, तभी तो प्रॉफिट निकालेंगे वहां से और कैपिटल में चेंज करेंगे, यस और नो। अब यहां वो कह रहा है कि वरुण को गुड्स हमने सेल करे फॉर 20,000, अब कितने के कॉस्ट प्राइस यहां हमें पता ही नहीं लग रही, तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि एक तो ये फॉर 20,000 जो सेलिंग प्राइस है, और दूसरा है इसकी कितनी कॉस्टिंग होगी, सारे सामान की सेल होगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है। और उससे हमने क्या रिसीव कर रही है? बिल रिसीवल। पहले मैं बात करता हूं इक्वेशन की। एक बात तो पक्की है, 18,000 का स्टॉक रिड्यूस होगा क्योंकि स्टॉक जीरो करना है। 18 के बदले 18 का सामान गया, पर बदले में आया क्या? बिल रिसीवेबल। ध्यान रखिएगा, वरुण नाम का एसेट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा बुक्स में। पैसे लेने वरुण से ही है, मैं मानता हूं, लेकिन वरुण नाम का एसेट ना दिखा के हम एक नया एसेट ओपन करते हैं जिसका नाम है बिल रिसीवेबल। उसका लॉजिक सिंपल सा ये बिल रिसीवेबल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको भी आप आगे के आगे ट्रांसफर कर सकते हो,
इंडोर्स कर सकते हो, तो आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है बिल रिसीवेबल के नाम का, ताकि अगर आप कल को उस बिल को डिस्काउंट कराते हो तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैंने वरुण डिस्काउंट करवा लिया बैंक में जाके, मैंने वरुण का बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवाया है, इसलिए एक अलग आइडेंटिफाइबल एसेट आप ओपन करते हो, बिल रिसीवेबल। तो बीआर बढ़ा, स्टॉक घटा, पूरी प्रतिक्रिया में कितने का प्रॉफिट हुआ? 2000, 2000 से कैपिटल बढ़ा लो। यही सेम चीज हमारी प्रोसेस करवाएगी। देखो प्रोसेस में मैं मल्टीपल एंट्रीज करके बताता हूं। पहली एंट्री डालो वरुण टू सेल, वरुण को डेटर बनाओ, वरुण नाम का एसेट बढ़ा टू सेल 20 के, 18 से कोई मतलब ही नहीं, बताओ 18 से मतलब क्यों नहीं? 18 अपने आप निकल के आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यस और नो, मानते हो? वरुण टू सेल 20 के। अगली एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू वरुण, वरुण नाम का एसेट घटा और बीआर नाम का एसेट बढ़ा। यस और नो? वरुण वरुण कैंसिल, बीआर डेबिट हो गया टू सेल्स, क्योंकि ऊपर एंट्री की थी ना वरुण टू सेल्स, वरुण वरुण कैंसिल, बीआर टू सेल्स। यही आप नेट एंट्री डाल के आते हो, सिंगल बिल रिसीवेबल नाम का एसेट बढ़ा और सेल नाम का रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, ये जाएगा ट्रेडिंग में, वहां से निकल के आएगी कॉग्स, कॉग्स से निकल आएगी जीपी, जीपी जाएगा एनपी में और एनपी जाएगा कैपिटल में, 2000 की कैपिटल वहां जाके बढ़ जाएगी। यस और नो? सबको क्लैरिटी है? पक्का? पॉइंट नंबर 4, एक्रूड इनकम। यहां हमने इनकम लिया कमीशन 5000। क्या होता है एक्रूड? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और अगर मैं और गहराई में जाऊं, जिस बच्चे ने टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें एक्रूड और ड्यू में भी फर्क बता रखा है। एक्रूड वर्ड वहां यूज करते हैं जहां एक चीज आपने कर दी लेकिन अभी राइट नहीं मिला कि आप इसके पैसे ले लो। आपको मैं याद करवाऊं, प्लस 2 में आप एक चैप्टर पढ़ के आए हो डिवेंचर्स, वहां डिवेंचर्स के ना इंटरेस्ट की ड्यू डेट होती थी कि 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू होएगा या 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब मैं उसमें एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, शायद आपने गौर ना करी हो। जब इंटरेस्ट 30 जून को ड्यू होता था, आपका लास्ट इंटरेस्ट 30 जून को ड्यू हुआ है और एक इंटरेस्ट मान लो 31 दिसंबर को ड्यू हुआ है, तो 31 दिसंबर वाले की एंट्री आप कर लेते थे। जो एंड का जैन फेब मार्च होता था 3 महीने का, उसकी आप एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री डाल के आते थे, अगर आपको याद हो। नहीं किया आपने ये? कि करा मेरे हमारे टाइम पे तो होता था, आपकी प्लस 2 का मुझे पता नहीं, नहीं ध्यान आपके माइंड में नहीं आ रहा? चलो फिर शॉर्ट में वैसे सुन लो कि अगर दिसंबर का इंटरेस्ट तो मुझे मिल गया, अब अगला इंटरेस्ट तो जून में ड्यू हो रहा है, तो जैन फेब मार्च, इसे मैं इंटरेस्ट ड्यू नहीं बोलता, इसे मैं एक्रूड इंटरेस्ट बोलता हूं, क्योंकि ड्यू तो जाके 30 जून को होगा लेकिन एक्रू कर गया। बट अगर मैं नॉर्मल भाषा में एक्रू का मतलब बताऊं तो होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। पर अगर थोड़ा और टेक्निकलिटी में जाऊं तो एक्रू को हम और क्या बोलते हैं? अर्न तो कर लिया लेकिन अभी ले नहीं सकते, बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट टू क्लेम इट राइट नाउ, बिकॉज वो ड्यू कभी और हो रहा है। यस और नो? यस और नो? तो इतना गहराई में ना ले जाके वापस पे आते हैं। बताओ एक्रूड कमीशन क्या है? हमारा एसेट, भाई हमने पैसे लेने, तो एक्रूड कमीशन नाम का एसेट बढ़ाओ और कमीशन इनकम नाम का रेवेन्यू बढ़ाओ। बताओ ये रेवेन्यू कहां जाएगा? पी एंड एल, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? उससे क्या बढ़ेगी? कैपिटल बढ़ेगी। इक्वेशन पहली बढ़ा देती है कि भाई कैपिटल बढ़ाओ। और बताओ जो एक्रूड कमीशन आपने डेबिट करा वो जाएगा सीधा बैलेंस शीट में, नाम है ना एक्रूड कमीशन। एक्रूड वर्ड देखते ही आप इसे पी एंड एल में नहीं लेके जाओगे, आप इसे बैलेंस शीट में लेके जाओगे। और इक्वेशन पहली क्या बोलती है? अच्छा एक्रूड कमीशन है, एक एसेट बढ़ा लो एक कैपिटल बढ़ा लो, आंसर सेम। एक चीज आपसे पूछते हैं, ये तो आपको पता लग ही गया कि अब मैं साथ साथ में आपसे पूछ रहा हूं, यस और नो? ये टीवी है, टीवी के अंदर लिखा आ रहा है कमीशन 10 के, और टीवी के बाहर लिखा आ रहा है एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन 2 के। एक गलती करी है मैंने, कमीशन इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी। क्वेश्चन राइटिंग क्लियर है? नहीं ये नहीं पूछ रहा मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइटिंग छोड़ो। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मेरा क्वेश्चन अब आगे जो मेन है वो ये है, कौन मुझे ये बताएगा एक्रूड कमीशन बाहर की
योर हैंड्स। वैसे तो घर से मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। एक्रूड कमीशन टीवी के बाहर क्यों आ रहा है? दो कारण होते थे टीवी के बाहर आइटम आने के, या तो गलती होती थी या ओमिशन होती थी, मतलब अभी हुई नहीं इसकी एंट्री। हाँ जी साहब, एरर है। क्या एरर हुआ है? ओके, एक बात पूछूं आपसे, क्या आपने घर से एडजस्टमेंट्स रिवाइज किए हैं? तो अगर मैं अब आपको क्लास से बाहर कर दूं, जिन्होंने होमवर्क नहीं करा हुआ प्लीज क्लास से बाहर चलो, जल्दी करो। जो घर से चार एडजस्टमेंट्स नहीं कर, तो अच्छा एक बार खड़े हो जाओ, एक बार मैं शक्ल तो देख लूं। जिन्होंने घर से रिवाइज नहीं करा हुआ एक बार खड़े हो जाओ, जल्दी करो, एग्जाम था आपका कल। बाकी तो क्लास में ही थे सारे। मैडम एब्सेंट हो पर पेपर तो देने हैं ना, पेपर देने तो काम तो करना है। एक मिनट थोड़ा इधर आ जाओ, इधर खड़ो हो, सारे साइड पे आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी आना, और कैमरे से आगे जल्दी से निकलो यार, जल्दी करो। आप बैठ जाओ, आपका पेपर था अगर, बाकी तो कल सारे आए हैं, इधर आ जाओ बारी। चलो हम साथ साथ में काम करते हैं आगे। रुकावट के लिए खेद है, ये जरूरी है, बच्चों को थोड़ा पंप भरना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है, वरना रिजल्ट नहीं आता। और इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हमारी, इनके फायदे के लिए ही कर रहे हैं। खड़े रहो भी थोड़ी देर। हाँ जी सुनो, एक्रूड कमीशन और कमीशन, अभी खड़े हो जाओ ना, आपको अलग से आमंत्रण दूं क्या? हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है। बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मुझे लगा कुछ कहना है। हाँ जी आपको क्या कहना है, जल्दी बोलो। तो खड़े रहो बस फिर। हाँ जी बोलो। बिल्कुल सही बात है, पहला आंसर। मैं तो आपके आंसर से बता दूं कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, छोड़ो सारी बात। एग्जामिनर भाई साहब बड़े तेज होते हैं, तुम क्या सोचते हो? तुम 10वीं तक 12वीं तक आंखों में धूल झोंक झोंक के नंबर ली जा रहे हो, और वहां पे भी आंखों में धूल नहीं झोंकते आप, वो आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है जो आपको 90% 85% दे रहे हैं। तभी तो रियल लाइफ में जाके 90-90% वाले बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिलती हमारे देश में। नहीं समझे मेरी बात? हम नंबर लेके खुश हो रहे हैं वहां पे, लेकिन आंखों में धूल हमारी झोंका जा रहा है। सही आंसर अब आया मेरे पास। सर ये नॉन कैश आइटम है, एक्रूड कमीशन अभी अर्न हुई है, रिसीव तो हुई नहीं। तो ये भाई साहब इसको आप कैश आइटम कहां से कह दोगे? और नॉन कैश आइटम में पता है अकाउंटेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कि वो एंट्री करना ही छोड़ देता है, भूल जाता, उसे पता ही नहीं होता अरे इसको भी एडजस्ट करना है। अब सीनियर अकाउंटेंट आया टाई लगा के, वो बोलता अरे एक्रूड कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इसकी एंट्री नहीं करी। हम गए अब करो। इसका मतलब ऊपर जो कमीशन आ रही है ये वाली, इसमें 2000 शामिल नहीं है, अब एंट्री करनी पड़ेगी इसकी एडजस्टिंग एंट्री। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट नाम का एसेट बढ़ा, टू कमीशन इनकम नाम का रेवेन्यू बढ़ा। और आपको अगर एडजस्टिंग एंट्री का लॉजिक क्लियर है और आपको एडजस्टिंग एंट्री क्लियर है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपको दो दो ट्रीटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। एक्रूड कमीशन नाम का जो आपने एसेट बनाया, ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट में, और कमीशन इनकम नाम का जो आपने रेवेन्यू बनाया, ये जाएगा पी एंड एल में। पी एंड एल में जब कमीशन लिखोगे ना, बाय कमीशन इनकम 10K, इसमें प्लस करोगे एक्रूड कमीशन 2K, क्योंकि इस साल की 12,000 है ना कि 10,000। यस और नो? दो ट्रीटमेंट क्लियर हो गए। और अगर यही एक्रूड कमीशन मैं टीबी के अंदर लेके आना चाहूं, अगर यही एक्रूड कमीशन मैं टीबी के अंदर लेके आना चाहूं, पहले तो किस साइड आएगा? एक्रूड कमीशन टीबी के डेबिट साइड आता है, कितना आएगा? 2,000 का डेबिट साइड। क्या किसी और फिगर में कुछ चेंज आएगा? इस बार कमीशन इनकम भी जो टीवी में आ रही होगी ना, वो 12,000 की आ रही होगी। आप बताएं मैडम। हाँ जी, आप साक्षी, ये एक्रूड कमीशन जब टीवी के अंदर आता है, इसकी क्या एंट्री हुई होती है? क्या रूल लग रहा है? बिल्कुल सही आंसर, बच गए आप आज, बड़ी टेंशन में थे आप और मैं भी। एक्रूड कमीशन नाम का एसेट बढ़ा, डेबिट हो गया, और कमीशन इनकम नाम का रेवेन्यू बढ़ा, क्रेडिट हो गया।
और अब सोचो जो क्रैम करना पड़ता था बेटा, अगर अक्रूड कमीशन टीबी के अंदर आ जाए ना, इसे ना बैलेंस शीट में लिख देना, लॉजिकली चलो ना यार। अक्रूड कमीशन अगर टीबी के अंदर है मतलब कमीशन इनकम तो ऑलरेडी बढ़ चुकी, तो पी एंड एल में जाके छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना। और अक्रूड कमीशन को सीधा कहां ले जाओ, बैलेंस शीट एसेट साइड, चलेगा, दौड़ेगा, भाजेगा, पक्का क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं। सर हमने कहा कुछ वॉयलेट करा, हम तो सब कुछ ठीक से, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो वॉयलेट है ना, अगर एडजस्टमेंट कर दी फिर तो वॉयलेशन थोड़ी ना कोई, फिर तो मैचिंग, अक्रूवल, पीरियोडिसिटी सब फॉलो हो गए। हाँ अगर उसने अक्रूड कमीशन की एंट्री नहीं डाली फिर अक्रूवल प्रिंसिपल यहाँ पे वॉयलेट होगा, क्योंकि आपने जो ट्रांजेक्शन अगर होगी उसकी एंट्री नहीं आपने डाली तो अक्रूवल आपका वॉयलेट हो गया। साथ में मैचिंग भी वॉयलेट होगा क्योंकि इस साल का रेवेन्यू आपका सही नहीं हो रहा, सही नहीं आ रहा, पर ज्यादा मेजर कौन सा है, अक्रूवल। आगे बढ़ते हैं लाइफ में। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पहले इसकी एंट्री करवाता हूं फिर इसकी एडजस्टमेंट भी डिस्कस करता हूं फटाफट से, और मैं फिर कह रहा हूं जब फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में एडजस्टमेंट्स आएंगी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, तो प्लीज जिन्होंने आज भी नहीं पढ़ा आज जाके पढ़ लो, अभी ताजा ताजा हो रहा है साथ में कर लो, क्योंकि मैं वहां दोबारा नहीं करवाऊंगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000, बताओ क्या एंट्री होगी, कैश काउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, कैश नाम का ये बड़ा और एडवांस रेंट नाम का लाइबिलिटी बड़ी, चलेगा। ये तो होगी प्रोसेस की एंट्री, कैश सीधा बैलेंस शीट में बढ़ेगा और एडवांस रेंट भी सीधा बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी बढ़ेगा, यही चीज इक्वेशन करवाती है, वो कहते हैं कैश बढ़ा लो और एक एडवांस रेंट नाम की लाइबिलिटी बढ़ा लो, चलेगा। सिमरन आपके होमवर्क किया हुआ आपने, पक्का श्योर, देख लो, कोई गलत बच्चा ना बैठा रे, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड है, सुन रहे हो, हाँ पढ़ा है ना लॉ में टॉपिक, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, हर जगह नहीं होता पर यहां माना जाएगा। वापस आता हूं, वापस आता हूं, अब बात करता हूं टीबी की, टीबी के एंगल से करते हैं अब, क्योंकि वो भी जरूरी है, वही तो ज्यादा जरूरी है, अकाउंट सिर्फ जर्नल एंट्री तक सीमित थोड़ी है, जर्नल जब चल पड़ा ना बेटा पूरा प्रोसेस शुरू हो गया, और अगर आप कल जर्नल एंट्री अलग याद करते हो, लेजर का 2 बाय अलग से सीखते हो और टीबी से फाइनल अकाउंट बनाना अलग सीखते हो, तो फिर भैया कंसेप्ट में कमी है। और याद करो चाहे चैप्टर प्रोप्राइटरशिप का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे शेयर कैपिटल का हो, सबका बेस जर्नल ही है, हाँ के ना। ये आ गया जी टीबी, यहां आ रहा है टीबी के अंदर रेंट इनकम, ठीक है, और रेंट इनकम आ रही है मान लो 17,000 की, क्रेडिट साइड, हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, टीबी के बाहर आइटम आ रही है, टीबी के बाहर आइटम आ रही है एडवांस रेंट, और ये आ रही है 2K। क्वेश्चन क्लियर है, पहला क्वेश्चन, कौन मेरे को ये बताएगा कि ये आइटम टीबी के बाहर क्यों आ रही है, सिमरन, इसकी एंट्री नहीं हुई, पक्का, एग्जामिनर को कैसे समझाओगे, तो अनुराग सर से मिलो, अगर रीजनिंग अच्छी नहीं है मैडम ठीक तो करना पड़ेगा, अगर कमी हमें पता है अपने अंदर क्या है तो उसे सुधारना ही पड़ेगा ना। हाँ जी आप बताएं मैडम, आपका नाम, सपना, सपना बताएं सबको क्या है सपना। एडवांस रेंट रिकॉर्ड कर लिया होगा पर रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्या रिकॉर्डिंग कर ली होगी उसने, बिल्कुल ठीक बात, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी कैश यहां आ जाता है चला जाता है वो रिकॉर्ड तो हो जाता है,
पर उसकी एडजस्टमेंट करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि उसने गलत रिकॉर्ड कर लिया होता है। तो ये जो 2000 का एडवांस रेंट है वो उसने गलती से रेंट इनकम में डाल लिया होगा। उसने एंट्री डाली होगी कैश टू रेंट इनकम 17,000, ऐसे की तैसे एडवांस की। कहता मेरे को नहीं समझ आता मैचिंग पीरियोडिसिटी एक्रूवल, मेरे को तो मतलब रेंट मिल रहा है कैश टू रेंट। चलो आगे, जो बीए करके टैली करके अकाउंटिंग करते हैं ना वो फिर ऐसे ही करते हैं। नहीं समझे ना मेरी बात? मार्केट में देखो कितने लोग प्लस टू करके टैली का कोर्स करते हैं और फिर अकाउंटिंग करने बैठ जाते हैं, या प्लस टू करके बीए करके अकाउंटिंग का कोर्स अकाउंटिंग करने लग जाते हैं। तो उनके कई बार फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। समझ ना मेरी बात? अब बीए तो आर्ट्स है, +1 +2 में अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं होता, सिर्फ टैली का कोर्स किया 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, और बोल दिया हम भी अकाउंटेंट हैं। तो फिर ऐसे ही होगा। समझे नहीं समझे? अब बात यह है इसको ठीक कैसे करें, कौन बताएगा? एंट्री, एंट्री चाहिए मुझे। हाँ जी, रूल, एक तो रेंट इनकम नाम का रेवेन्यू कम करना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा बुक हुआ पड़ा है। कितने से कम करोगे? टुके। और साथ में एडवांस रेंट नाम की लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हाँ के ना? तो बस इसी से ही 2 ट्रीटमेंट याद करो क्या करवाते थे आपको, कि एक तो एडवांस रेंट बेटा लायबिलिटी बना रहे हो, इसे सीधा बैलेंस शीट में ले जाओ। दूसरा बेटा जो रेंट इनकम आ रही है ना इसको लेस कर दो। और +1 में पता क्या जस्टिफिकेशन देते थे? बेटा एडवांस तो अगले साल की होती है, माइनस कर लो। बच के तो हाँ बात तो सही है, माइनस करो। वो एंट्री से नहीं चलते थे, वहां लॉजिक तो क्या चलते थे? एडवांस तो अगले साल की होती है, बच के था तो इस साल से हटाओ। बच्चा जस्टिफाई उससे भी हो जाता है, सेटिस्फाई भी हो जाता है, लेकिन उसकी नॉलेज अधूरी रह जाती है। नॉलेज कैसे पूरी होगी? थ्रू एंट्रीज। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाओगे ना वहां प्लस माइनस का स्कोप ही नहीं है। वहां स्कोप किसका है? डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट करके प्लस माइनस करना पड़ता है भाई। यस और नो? टैली को समझ ही नहीं आता प्लस माइनस। टैली का एंट्री बताओ क्या करनी है? मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हूं, मैं मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर थोड़ा ना हूं जोड़ने घटाने का। यस और नो? अंडरस्टैंडिंग? और अगर ये एडवांस रेंट मैं टीबी के अंदर लेके आना चाहता हूं तो पहले बताओ एडवांस रेंट किस साइड आ रहा होगा टीबी के अंदर? डेबिट साइड। तो आपने डेबिट क्यों कहा? अच्छा, ओके, ये लो 2K और रेंट सेम रहेगा। इस बार रेंट पता है अकाउंटेंट ने सूझबूझ से एंट्री की हुई है। पता है अकाउंटेंट ने एंट्री क्या डाली होगी? कैश अकाउंट डेबिट 17K, रेंट इनकम क्रेडिटेड 15K और एडवांस रेंट क्रेडिटेड 2K। पहले ही उसने एंट्री सही डाली हुई है। ऐसे में अब मेरे को बताओ P&L में जो रेंट इनकम आएगी क्या उससे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत है? नो। यानी एडवांस रेंट को सीधा कहां ले जाओ? बैलेंस शीट में लायबिलिटी से। बोलो समझ में आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा? हाँ के ना? आपको पता है कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स मैंने कवर कर दी आपकी? क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले की थी, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, 4 ये वाली होगी, ये वाली फैमिली होगी 4। समझ रहे हो? तो 5 एडजस्टमेंट्स तो आपकी हो ही गई। जहां मैंने आपको फाइनल काउंट चैप्टर करवा रखा है ना वहां क्लोजिंग स्टॉक के तो 3-3 केस करवा रखे हैं आगे। अपेयरिंग आउटसाइड द टीबी, अपेयरिंग इनसाइड द टीबी, बल्कि 3 भी नहीं शायद 4 केस करवाए होंगे। चेक करना। अपेयरिंग इनसाइड द टीबी विदाउट एडजस्टेड परचेज, इनसाइड द टीबी विद एडजस्टेड परचेज और इनसाइड द टीबी विद कॉग्स। तो सारा कवरेज हो रहा है साथ में आपका, उसको रिवाइज करो। समझ आ रही है बात? छठा पॉइंट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹10,000 एंड इंस्टॉलमेंट ₹1,00,000। ये इंस्टॉलमेंट ना कई बार कंफ्यूजन कर देती है बच्चों को कि ये इंस्टॉलमेंट जो है कि विद ब्याज है या सिर्फ ये प्रिंसिपल अमाउंट है। क्योंकि एक होता मैंने किस्त लाख की पे करी तो उसमें तो ब्याज भी होता है, और एक है सर नहीं नहीं प्रिंसिपल अमाउंट लाख है और ब्याज अलग से है। मैंने अलग अलग करके करवाया हुआ है।
कि ये जो 1 लाख रुपीज का इंस्टॉलमेंट है ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है और 10,000 रुपीज क्या है, ब्याज। अब ये सोचो आप, ये लोन कौन सा पे किया होगा हमने, रीपे किया होगा एसबीआई लोन। एसबीआई लोन नाम की लाइबिलिटी खड़ी थी, उसको करो डेबिट, क्योंकि वो पहले क्रेडिट लोन था ना, वो क्रेडिट थी, अब उसे डेबिट कर लो, लाइबिलिटी गिर गई कितने से, 1 लाख। साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन नाम का एक्सपेंस बुक करो, कितने का, 10,000, और बैंक से पेमेंट कर दो, टू बैंक 110। इक्वेशन क्या करवाएगी बोलो, एक तो लोन घेर लेगी 1 लाख से, एक बैंक अकाउंट घेर लेगी 1,10,000 से, और कैपिटल घेर लेगी 10,000 से, क्योंकि 10,000 का है एक्सपेंस। चलेगा। सैलरी पेड 13,000 इंक्लूडिंग 1,000 एडवांस। अब यहां सुनना ध्यान से, ये जो एंट्री होती है ना, सुनना, जहां आप इकट्ठा पैसा पे करके आते हो और बीच में एडवांस भी होता है, अगर तो आपने इसकी एंट्री कर ली सैलरी टू कैश 13K, फिर तो प्रीपेड सैलरी नाम की एडजस्टमेंट नजर आती है 1,000K की। लेकिन अगर सूझबूझ से आपने पहले ही सैलरी अकाउंट अलग ओपन कर लिया, प्रीपेड सैलरी अकाउंट अलग ओपन कर लिया, फिर तो टीवी में सैलरी और प्रीपेड अलग अलग दिखेंगे, फिर उसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां तो हम लोग पहले से ही ध्यान रखेंगे कि सर सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे, 12, क्योंकि 13 के अंदर 1,000 एडवांस है। प्रीपेड सैलरी कितने से डेबिट करेंगे, 1,000, और कैश कितने से क्रेडिट करेंगे, 13। और अब आप सोचो, बचपन में जब सैलरी अकाउंट लिखते थे आप और मैडम उसे काट के प्रीपेड सैलरी करती थी, अब उसका रीजन आपको और बेटर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तब तो जर्नल पढ़ते थे ना कल्ला, लेजर टीवी का घंटा कुछ नहीं पता होता था हमें, तब तो हम कहते थे मैडम ने प्रीपेड लिखा, ठीक है अगली बार से हम भी प्रीपेड लिख लेंगे। लेकिन आपको फर्क समझ में आना चाहिए, सैलरी लिखोगे कब्रिस्तान में जाएगा, प्रीपेड सैलरी लिखोगे बैलेंस शीट में जाएगा, तो फर्क है भाई। मन मर्जी से नाम नहीं यूज कर सकते, नाम का सीधा ताल्लुकात किससे है, नेचर। यस और नो? चलेगा। ये एंट्री क्लियर है? बताओ, जब मैं इसकी इक्वेशन करूंगा तो इक्वेशन में क्या करूंगा, एक तो कैश 13,000 से कम, 12,000 से कैपिटल कम, 13 से नहीं करनी कैपिटल कम, 1,000 रुपए से प्रीपेड सैलरी नाम का एसेट। चलेगा। बिल रिसीवल रिसीव का पैसा रिसीव कर लिया वरुण से। देखो वरुण नाम का तो एसेट हमारी बुक्स में है ही नहीं, हमारी बुक्स में तो बीआर नाम का एसेट है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैश नाम का ए बढ़ा, बीआर नाम का ए घटा। यही चीज हमारी क्वेश्चन करवाएगी, कैश बढ़ाओ बीआर घटाओ। पॉइंट नंबर 9, इनकम रिसीव हुई है रेंट 20K इंक्लूडिंग 2K इन एडवांस। अब यहां भी वही बात मैं कहूंगा, अगर तो उसने एंट्री सीधी कर दी कैश टू रेंट इनकम, फिर तो 2,000 की एडजस्टमेंट दिखेगी। अगर उसने सूझबूझ से पहले ही रेंट इनकम अलग बुक करी, एडवांस रेंट अलग बुक करा, उस केस में हमारी एडजस्टमेंट नजर नहीं आएगी। हम तो सूझबूझ से काम करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 20K, टू रेंट इनकम 18K, टू एडवांस रेंट 2K। रूल क्या लगा, कैश नाम का ए बड़ा, रेंट इनकम नाम का आर बड़ा, और एडवांस रेंट नाम की एल बड़ी। चलेगा। और लास्ट एंट्री, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दो 5% से। तो बिल्डिंग को खत्म मतलब रिड्यूस करना है तो बिल्डिंग काउंट क्रेडिट करो और डेप्रिसिएशन डेबिट करो। याद करो डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट आया करती थी, वो भी डिस्कस कर देता हूं। पहले तो यहाँ 5% कितना हुआ, 10 लाख का 5% 50,000। डेप्रिसिएशन नाम का ई बड़ा, बिल्डिंग नाम का ए घटा 50K। और यही चीज अगर मैं इक्वेशन में बात करूं तो बिल्डिंग कम हो जाएगी 50K से, और डेप्रिसिएशन क्योंकि खर्चा है वो कैपिटल से कट जाएगा। वहां प्रोसेस में क्या करते हो कि पहले उसे पी एंड एल में लेके जाते हो, फिर कैपिटल से काट लेते हो। जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा। आपका नाम अदिति, पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब आएगा, ये तो आसान था। क्वेश्चन ये है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिखेगी, टीवी है
टीबी में बिल्डिंग आपको नजर आ रही है 10 लाख और डेप्रिसिएशन नजर आ रही है 50,000। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की दिखाओगे? 9,50,000। शिखा, आपका नाम शिखा है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की आएगी? 9.5 लाख। ठीक है। हाँ जी कोमल, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन कोई बहुत टफ तो नहीं है कि टफ है? टीवी में दो आइटम दे रखे हैं, एक बिल्डिंग और एक डेप्रिसिएशन। सवाल ये है बिल्डिंग कितने की आएगी बैलेंस शीट में? दो बच्चों ने आंसर दिया 9.5 लाख। हाँ जी संदीप, 950। हाँ जी 10 लाख। उनके पीछे 9.5, 10 लाख। मिक्स आंसर आ रहा है, कोई और भी बता दो, कोई 10.5 भी बता दो। फैंसी आंसर। हाँ जी 10 लाख। 10 लाख। रीजन क्या एंट्री होगी? बच्चा कह रहा है 10 लाख की बिल्डिंग आएगी बैलेंस शीट में और उसका रीजन ये दे रहा है कि डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी, क्योंकि डेप्रीसिएशन टीबी के अंदर आ रहा है और अगर वो टीबी के अंदर आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। इसका मतलब टीबी के अंदर जो बिल्डिंग आ रही है, टीवी के अंदर जो बिल्डिंग आ रही है, बताओ क्या उसमें से ये डेप्रीसिएशन लग चुकी है? यस। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम बिना एंट्री के नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। तो अगर डेप्रीसिएशन टीबी के अंदर है तो इसकी क्या एंट्री हो चुकी है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। इसका मतलब बिल्डिंग तो क्रेडिट हो चुकी है। मतलब इस बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट पहले कितनी होगी? 10.5 लाख। 50,000 डेप्रीशिएट होके 10 लाख की आ रही है और आप कह रहे हो 50,000 और माइनस कर दो। मैं क्या बोल सकता हूं? आपको गलती समझ में आ रही है? 9.5 लाख। 9.5 की बिल्डिंग नहीं आएगी, कितने की आएगी? और जान के मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि अभी आपने 9.5 और 10 देखा हुआ है ना, तो आपको यही लगे कि हाँ तुम इंडिपेंडेंट दिमाग लगाओ अपना। समझ आया अभी मैंने क्या समझाया है? टीबी में डेप्रिसिएशन आने का मतलब क्या है? एंट्री हो चुकी। आपको पता अगर ये डेप्रिसिएशन टीबी के बाहर आ रहा होता फिर बिल्डिंग भी 10.5 लाख की आ रही होती। फिर इसके दो ट्रीटमेंट होते कि एक डेप्रिसिएशन को P&L में लेके जाओ और एक बिल्डिंग में से माइनस करो। अगर डेप्रिसिएशन टीबी के अंदर आ गई फिर तो एक ही ट्रीटमेंट है, P&L में लेके जाओ। बैलेंस शीट में से माइनस करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। इतना छोटा सा कंसेप्ट है, इतना सिंपल कंसेप्ट है, पर आप लोग हैं रिजिड। आप कहते हो हमें रीजनिंग बेस्ड काम ही नहीं करना, हमें एंट्रियां रटी हुई हैं, रटी जाओ। 6-6 महीने बाद आई जाओ, सीए वाले कही जाएंगे कम अगेन, कम अगेन, कम अगेन। सीए की और फुल फॉर्म है, हर 6 महीने बाद आ जाओ। पेपर हम लेते जा रहे, फीस भरो पेपर दो, फीस भरो पेपर दो, फीस भरो पेपर दो। 6 महीने खराब हो रहे हैं, उस चीज की आपको कोई चिंता नहीं क्योंकि चेंज नहीं होने को तैयार आप। उन्होंने तो एग्जामिनेशन फीस ले लेनी। हाँ के ना? तो अभी भी समय है, बदल लो अपने आप को, कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करो, क्रैमिंग बेस्ड काम छोड़ दो। और आंसर कि मेरे को स्पीड मैटर नहीं करती कि आप इमीडिएटली आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। गिव अ थॉट, टेक अ ब्रेक, थॉट दो अपने माइंड में, फिर आंसर दो ना। कोई जल्दबाजी तो मैं कभी नहीं करता, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा आंसर दो, आप समय लेके आंसर दे दो, क्या दिक्कत है? लेकिन जब तक आप ये माइंड रन करने नहीं शुरू करोगे ना साथ में, आपकी ना ना पढ़ाई एनालिटिकल वे में होगी, ना आपको कभी बाद में एनालिटिकल व्यू समझ में आएंगे जो मैं कह रहा हूं। करोगे? चलो ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 3rd नंबर।
तो आपका होमवर्क सुन लो, एक तो घर से जो एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन वाली कॉपी में लिखवा रखी है, कितना नंबर एडजस्टमेंट है देख लेना कॉपी में, कितना नंबर, मेरे ख्याल 7-8 नंबर कुछ ऐसी होगी, 7 नंबर है। एडजस्टमेंट नंबर 7 करवा रखी है डेप्रीसिएशन, वो भी करके आओ, और जिन बच्चों ने आज का होमवर्क नहीं किया हुआ वो भी करके आओ। बाकी क्वेश्चन 4 अगर टाइम मिला तो देख लेना, वरना कल मैं करवाऊंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।